हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो बच्चे, पहले हमने लास्ट टाइम फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए किया था, तो आज हम रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए करेंगे। तो बच्चे, लेकिन आपको रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए तब तक समझ नहीं आएगा जब तक आप इसका फिजिकल स्ट्रक्चर एक बार अच्छे से पढ़ नहीं लेते, सुन नहीं लेते। तो इसीलिए आप पुराना वीडियो पे ज़रूर जाके एक बार उसको चेक कर लीजिए। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। तो अब देखिए क्या आज क्या करना हमने, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो पहले देखते हैं रेप्लिकेशन क्या है। रेप्लिकेशन मींस प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन आइडेंटिकल कॉपी ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बाय यूजिंग एग्जिस्टिंग डीएनए एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड। मतलब एग्जिस्टिंग डीएनए से, पुराने डीएनए से नया डीएनए बनाना, पुराने डीएनए से नया डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाना, और पुराने डीएनए के ही स्ट्रैंड्स को यूज करके। तो देखिए बच्चे, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे कोई आप जानते होंगे सेल साइकिल जैसी कोई चीज़ नहीं होती, और इसमें सेल साइकिल जैसी चीज़ मतलब उसमें डिफरेंट फेजेस नहीं होती, और जो न्यूक्लियस है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। तो न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो डीएनए की रेप्लिकेशन है वो साइटोप्लाज्म में ही होती है। और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में एस फेज, सेल साइकिल के एस फेज में रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होती है, और एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्योंकि इसमें प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए रेप्लिकेट करता है। मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन देखें तो बच्चे, लास्ट टाइम आपने जो फिजिकल स्ट्रक्चर किया था उसमें हमने वाटसन एंड क्रिक के बारे में बताया था, जिन्होंने उनका इसका डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर का फिजिकल नेचर बताई थी। तो उन्होंने ही सजेस्ट किया था कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है इट इज ऑफ सेमी कंजर्वेटिव मोड। दैट मीन्स सेमी मीन्स 50% या हाफ कह लें, कंजर्वेटिव मीन्स कंजर्व हो जाना। मतलब डीएनए जब रेप्लिकेट होता है तो उसमें 50% इसका पार्ट कंजर्व हो जाता है, वही यूज होता है नया डीएनए बनाने के लिए। ये उन्होंने कहाँ से सजेस्ट किया था, उनकी कंप्लीमेंट्री नेचर को देख के। दो स्ट्रैंड जो हमने बात की थी कि हर एक स्ट्रैंड जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर है, एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो एक स्ट्रैंड के सामने दूसरा स्ट्रैंड कौन सा आना है, वो बेस के ऊपर डिपेंड करेगा पहले स्ट्रैंड की। तो चलिए बच्चे देखें इसमें सेमी कंजर्वेटिव मोड कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया था वाटसन एंड क्रिक ने। उन्होंने कहा था कि जैसे ही ये दो जो स्ट्रैंड्स एक डीएनए में प्रेजेंट रहते हैं, ये पहले अनकॉइल होंगे। आपने किया था हेलिकल स्ट्रक्चर है, मतलब स्प्रिंग लाइक ये कॉइल्ड रहता है। तो पहले ये अनकॉइल होगा, सेपरेट होगा, इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग ब्रेक होगी, तो दो स्ट्रैंड्स सेपरेट हो जाएंगे। दो स्ट्रैंड्स सेपरेट हो गए तो इन दोनों स्ट्रैंड्स के सामने नया स्ट्रैंड बन जाएगा। तो देखिए जो नए स्ट्रैंड्स बने, जिनको हम डॉटर डीएनए कहेंगे, ये जो नए डीएनए बने उनमें 50% पार्ट जो है वो पुराना डीएनए या पेरेंट डीएनए का ही रहा, और 50% नया बना। तो इस तरह से ये सेमी कंजर्वेटिव मोड हुआ, मतलब 50% जो है वो कंजर्व हो गया। सेमी 50% पेरेंट का ही पार्ट जो है वो यूज हो जाता है इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए। अब इसके लिए उन्होंने तो ये सिर्फ पोस्टुलेट्स दी, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस कुछ नहीं दे पाए। तो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए मैसेल्सन एंड स्टॉल ने दिया इन 1958 इन द बैक्टीरियम नोन एज एस्चेरिचिया कोलाई। और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में टेलर और उनकी टीम ने बीसिया फावा में दिया इन द सेम ईयर। तो जो मैसेल्सन एंड स्टॉल ने जो दिया था उन्होंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एस्चेरिचिया कोलाई को, बैक्टीरियम है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर भी प्रेजेंट होता है, तो उस एस्चेरिचिया कोलाई को उन्होंने ग्रो किया इन द मीडियम रिच इन आइसोटोपिक नाइट्रोजन विच इज़ हैवियर N15। और ये जो N15 था वो किस साल्ट की फॉर्म में उन्होंने लिया था, अमोनियम क्लोराइड की फॉर्म में उन्होंने लिया था। तो ये उन्होंने एस्चेरिचिया कोलाई को उस मीडियम में ग्रो किया जिसमें हैवी नाइट्रोजन प्रेजेंट था, और जनरेशन आफ्टर जनरेशन जब उसको ग्रो करते गए तो फिर
जब डीएनए उसमें से आइसोलेट करके एस्चेरिचिया कोलाई के डीएनए को आइसोलेट किया गया, फिर उसको सेंट्रीफ्यूग किया गया, सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट में इसकी डेंसिटी देखी गई, तो ये जो डीएनए था वो हैवियर, नॉर्मल से हैवियर डीएनए था ये, बिकॉज जब इस एस्चेरिचिया कोलाई को नाइट्रोजन 15 में ग्रो किया गया तो वो सभी पार्ट्स एस्चेरिचिया कोलाई के वो सभी पार्ट्स विच वर रिच इन नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन जहाँ जहाँ यूटिलाइज होता था वो नाइट्रोजन वहाँ कौन से टाइप का गया, N15 टाइप का नाइट्रोजन वहाँ यूटिलाइज हो गया। तो आपने लास्ट टाइम किया था केमिकल नेचर में भी किया था डीएनए का, कि जो डीएनए है इसमें नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होते हैं, तो मतलब नाइट्रोजन डीएनए में भी इंक्लूडेड होता है। तो ये डीएनए जब नया बना होगा तो उसमें हैवी नाइट्रोजन ही इंक्लूड हो गया। अब सेकंड केस में उन्होंने क्या किया है, एस्चेरिचिया कोलाई जो कि ये हैवियर डीएनए कंटेनिंग थे उनको ग्रो किया इन नॉर्मल नाइट्रोजन रिच मीडियम, मतलब N14 में उन्होंने उनको ग्रो किया। और फर्स्ट जनरेशन में उन्होंने क्या देखा कि जो एस्चेरिचिया कोलाई के डीएनए हैं वो 50% हैवियर हैं और 50% जो ये लाइटर है, मतलब एक स्ट्रैंड इसका जो था वो N15 वाला था और एक स्ट्रैंड में N14 नाइट्रोजन प्रेजेंट था। तो इन्होंने जब सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट से इस डीएनए को डेंसिटी देखी तो इट वाज इंटरमीडिएट बिटवीन हैवियर एंड लाइटर डीएनए। ठीक है, तो इस तरह फर्स्ट जनरेशन में उन्होंने जो डीएनए उनको मिला, तो डीएनए जो उसकी जब उन्होंने डेंसिटी देखी तो इट वाज ऑफ इंटरमीडिएट डेंसिटी। अब इसी डीएनए को उन्होंने सेकंड जनरेशन में इन्हीं एस्चेरिचिया कोलाई को जब ग्रो करवाया सेकंड जनरेशन तक, तो सेकंड जनरेशन में उन्होंने क्या देखा, जब अगेन डेंसिटी फाइंड आउट की तो उसमें देखा कि 50% डीएनए जो था, देखिए 50% डीएनए जो था, ये देखिए 2 आउट ऑफ 4 जो है वो इंटरमीडिएट डेंसिटी वाले हैं और रिमेनिंग 2 जो है वो लाइटर डेंसिटी वाले हैं। ठीक है, तो इससे इन्हीं उनसे एक्सपेरिमेंट से मैसेल्सन एंड स्टॉल ने कंक्लूड किया कि ये जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए है इट टेक्स प्लेस बाय सेमी कंजर्वेटिव मोड और इट वाज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। तो बच्चे आज हम यही करेंगे, मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब किस तरह से ये दोनों स्ट्रैंड्स सेपरेट होते हैं, अनकॉइल होते हैं और फिर वापस उनके सामने नए स्ट्रैंड्स बनते हैं, ये पूरा मैकेनिज्म हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बच्चे थैंक यू।